Today we are going to discuss electrical network analysis lab number 5 and lab number 6. The title of lab number 5 is AC power analysis and measurement in RC series circuit, and the topic of lab number 6 is AC power analysis and measurement in RL series circuit. First we will discuss the lab number 6. इस लैब में हम वोल्टेज और करंट का बिहेवियर देखेंगे, रिलेशनशिप देखेंगे और रियल पावर, रिएक्टिव पावर और अपेरेंट पावर, देन पावर फैक्टर का कंसेप्ट डेवलप करेंगे। फिर हम इनकी पावर ट्रायंगल बनाएंगे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक रेजिस्टर और एक इंडक्टर ले लेते हैं। हमारे पास दो कॉम्बिनेशन है इन्हें कनेक्ट करने के, एक सीरीज़ और दूसरा पैरेलल। जब हम इन्हें सीरीज़ में कनेक्ट करते हैं तो इनके जो वोल्टेज का फेज़र सम होता है वो हमारे पास इक्वल होता है सोर्स वोल्टेज के, और जब हम इन्हें पैरेलल कनेक्ट करते हैं तो उस सूरत में इनका जो फेज़र सम ऑफ करंट है वो इक्वल होता है सोर्स करंट के। तो ओवरऑल द करंट जो होगा वो इक्वल टू द सोर्स करंट ही रहेगा और ओवरऑल द वोल्टेज जो होंगे वो इक्वल टू द सोर्स वोल्टेज ही रहेंगे। तो हमारे पास जो फार्मूला होता है पावर फाइंड करने का वो होता है सिंपल V इंटू आई या V स्क्वेयर बाई आर या आई स्क्वेयर इंटू आर। लेकिन जब हम बात करते हैं रियल पावर, रिएक्टिव पावर और अपेरेंट पावर की, तो इसमें हमारे पास जो एक एक्स्ट्रा टर्म यूज़ होती है कॉस थीटा साइन थीटा। V इंटू आई जो होता है वो हम अपेरेंट पावर से रिप्रेजेंट कर सकते हैं इसे, कि मतलब अपेरेंट पावर जो हमारी होती है वो करंट इनटू वोल्टेज होती है और इसका जो यूनिट होता है वोल्ट एम्पेयर होता है। जबकि रिएक्टिव पावर जो होती है वो हमारे पास V इंटू आई साइन थीटा होता है। जब हम अपेरेंट पावर को मल्टीप्लाई करवा देते हैं साइन फाई के साथ तो हमारे पास अपेरेंट पावर आ जाती है, और अपेरेंट पावर होती क्या है ये हम डिटेल में बाद में देखते हैं, और इसका जो यूनिट होता है वो वॉट्स होता है, जबकि रियल पावर का जो यूनिट होता है वो वाट होता है। और इसे हम सिंपल W से डिनोट करते हैं, और इसे रिप्रेजेंट करने के लिए हम अपर लेटर P यूज़ करते हैं, जबकि हम रिएक्टिव पावर को रिप्रेजेंट करने के लिए लोअर केस अपर केस लेटर Q यूज़ करते हैं और अपेरेंट पावर के लिए S यूज़ करते हैं। अब बात आती है कि पावर फैक्टर क्या होता है। पावर फैक्टर जो होता है वो हमारे पास रेशो होती है रियल पावर और अपेरेंट पावर की, या फिर हम ये कह सकते हैं कि हमारे पास जो लोड करंट होता है और जो लोड वोल्टेज होते हैं इनके दरमियान जो एक एंगल आ रहा होता है उसे हम पावर फैक्टर का एंगल कहते हैं, और जब हम उसको कॉस थीटा लेते हैं तो वो हमारे पास पावर फैक्टर आ जाता है। फिर अब पावर कैसे फाइंड करते हैं और हम पीक वैल्यू को आरएमएस में कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो पीक वैल्यू को आरएमएस में कन्वर्ट करने के लिए हमारे पास पीक वैल्यू डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 2 ये फार्मूला होता है, या फिर हम क्या करते हैं पीक वैल्यू इंटू 0.707, तो हमारे पास आंसर आ जाता है वो आरएमएस में आ जाता है। और आरएमएस हम एसी के केस में इस वजह से यूज़ करते हैं क्योंकि जब हम इसकी एवरेज वैल्यू लेते हैं तो एवरेज ज़ीरो हो जाती है, क्योंकि साइन जितना पॉजिटिव में जा रहा होता है उतना ही नेगेटिव में जा रहा होता है। तो एम्पलीट्यूड को जब हम ऐड अप करते हैं और डिवाइड करते हैं टोटल नंबर ऑफ पीरियड के साथ, तो हमारे पास जो आंसर आता है फाइनल आंसर ज़ीरो आता है। इसलिए हम एवरेज का कंसेप्ट एसी के केस में यूज़ नहीं करते, तो हम आरएमएस यूज़ करते हैं। हाँ, अगर इसमें ऑफसेट हो, पॉजिटिव ऑफसेट या नेगेटिव ऑफसेट, तो देन हमारे पास जो वोल्टेज है एवरेज वोल्टेज उसकी वैल्यू कुछ ना कुछ आ सकती है। तो हमने वी पीक इंटू आई पीक किया और डिवाइडेड बाय 2 कर दिया, ठीक है। और जब हमने 2 को सेपरेट किया तो सेपरेट करके इसे अलग अलग करके लिखा, मतलब कि हम 2 को स्क्वायर रूट 2 की फॉर्म में लिख सकते हैं, स्क्वायर रूट 2 इंटू स्क्वायर रूट 2। जब इसे हम मल्टीप्लाई करवाते हैं तो फाइनल हमारे पास 2 ही आ रहा होता है, तो इसलिए हमने इसे सेपरेट करके लिख दिया। और फिर जब हम स्क्वायर रूट 2 वी एम ओवर स्क्वायर रूट 2 करते हैं तो इसे हम आर एम एस के इक्वल कह सकते हैं। तो हमने क्या किया, इसे मज़ीद सिंप्लीफाई करके वी आर एम एस इंटू आई आर एम एस कर दिया।
फिर अब अपेरेंट पावर, जो अपेरेंट पावर होती है वो इंडक्टर और कैपेसिटर की वजह से, सॉरी, रिएक्टिव पावर जो होती है वो इंडक्टर और कैपेसिटर की वजह से इनकॉर्पोरेट कर रही होती है सर्किट में। तो उसे हम फाइंड आउट करने के लिए आई स्क्वायर एक्स यूज़ करते हैं, और एक्स जो है हमारे पास कैपेसिटिव रिएक्टेंस या इंडक्टिव रिएक्टेंस है। और इसका जो सिंबल ऑफ रिप्रेजेंटेशन है वो कैपिटल क्यू है। फिर अब हम इसकी पावर ट्रायंगल फाइंड करते हैं कि पावर ट्रायंगल किस तरह बनती है। पावर ट्रायंगल के लिए हम कंसिडर करते हैं जो हमारे पास रियल पावर होती है वो हमारे पास बेस है, और हम रिएक्टिव पावर को परपेंडिकुलर कंसिडर कर लेते हैं। जब इन दोनों का हम पाइथागोरस थ्योरम की मदद से जब इसे सॉल्व करते हैं तो हमारे पास अपेरेंट पावर आ जाती है। अपेरेंट पावर को रिप्रेजेंट करने के तीन वेज हैं, ठीक है। तीन तरह से हम इसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एक ये है कि हम पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर कर लें, इसे ऐड करें और देन इसका स्क्वायर रूट ले लें, या फिर हम क्या करें, रियल पावर अलग से लिखें, उसमें रिएक्टिव पावर ऐड कर दें विद द फैक्टर जे, जो ये रिप्रेजेंट करता है कि क्यू एल हमारे पास एक इमेजिनरी वैल्यू है। फिर हम इसको इन द फॉर्म ऑफ फेजर भी लिख सकते हैं, एस इंटू एंगल थीटा, और ये भी कम्प्लेक्स को रिप्रेजेंट करता है और ये भी कम्प्लेक्स को रिप्रेजेंट करता है। जबकि ये सिंपल जो हमने पाइथागोरस थ्योरम यूज़ किया है, इससे हम सिर्फ इसका एम्पलीट्यूड फाइंड आउट कर सकते हैं कि इसका मैक्सिमम एम्पलीट्यूड क्या है, और वो एम्पलीट्यूड इधर लिख सकते हैं, और इसका जो एंगल है वो इसका फेज़र में लिख सकते हैं। फिर हमारे पास जब अपेरेंट पावर गिवन हो तो और साथ एंगल गिवन हो तो उससे हम क्या करते हैं, पावर भी फाइंड कर सकते हैं और रिएक्टिव पावर भी फाइंड कर सकते हैं। जब हम अपेरेंट पावर का कॉस थीटा लेते हैं तो हमारे पास रियल पावर आती है, और जब हम अपेरेंट पावर का साइन थीटा लेते हैं तो हमारे पास रिएक्टिव पावर आती है। और ये हम सिंपल पावर ट्रायंगल से ही फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि S इक्वल टू आई इंटू वी होता है हमारे पास सिंपल। जबकि हमारे पास जो P है वो इक्वल होता है P ओवर S, सॉरी P ओवर S जो होता है हमारे पास वो होता है कॉस थीटा, क्योंकि ये P हमारे पास बेस है और S हमारे पास हाइपोटेन्यूज है। तो कॉस थीटा जो होता है बेस ओवर हाइपोटेन्यूज होता है। जबकि साइन थीटा जो है वो हमारे पास परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है, और उसके लिए हम Q ओवर S करते हैं तो हमारे पास साइन थीटा आ जाता है। और जब हमें Q की वैल्यू रिक्वायर्ड हो तो देन हम क्या करते हैं, S को साइन के साथ मल्टीप्लाई करवा देते हैं तो हमारे पास रिएक्टिव पावर आ जाती है। अब हम चलते हैं अपनी क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन हमारा ये था कि हमें एक वैल्यू गिवन थी इंडक्टर की 47 मिली हेनरी, और रेजिस्टर की वैल्यू हमें गिवन थी 120 ओहम। मज़ीद हमें दो टर्म्स गिवन थी कि उसकी जो RMS वैल्यू है वो 7 है और उसको फ्रिक्वेंसी 500 हर्ट्ज़ पे ऑपरेट करवाना है। जब हमने अपना सर्किट कंप्लीट कर लिया, सर्किट कंप्लीट करने के बाद हमने एक टर्मिनल चैनल जो है वो रजिस्टर के क्रॉस कनेक्ट कर देना है। अगर रजिस्टर के क्रॉस कनेक्ट करते हैं ऑसिलोस्कोप का, या फिर हम सप्लाई के अगेंस्ट कनेक्ट करते हैं तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और दूसरा जो क्या करते हैं, पहला हम क्या करते हैं, रजिस्टर की बजाय हम सप्लाई के साथ कनेक्ट कर देते हैं ऑसिलोस्कोप का चैनल, और दूसरा हम इंडक्टर के साथ कनेक्ट कर देते हैं। फिर हम ऑसिलोस्कोप पे इसका बिहेवियर देखते हैं जब फंक्शन जनरेटर को ऑन करने के बाद, और ये 7 VRMS और 500 हर्ट्ज़ ये हमने फंक्शन जनरेटर से ही देने हैं। ये इसके कुछ प्रोसीजर लिखा हुआ है कि हमने इसे किस तरह परफॉर्म करना है। सबसे पहले हमने सप्लाई लेनी है, फिर हमने वैल्यूज़ फाइंड करनी है थ्योरेटिकल, और थ्योरेटिकल वैल्यूज़ फाइंड करने के बाद दैन हमने उसे प्रैक्टिकली परफॉर्म करना है, और फिर उसका रियल पावर, रिएक्टिव पावर और अपेरेंट पावर फार्मूले की मदद से सॉल्व कर लेनी है। फिर हमने
उसका पावर फैक्टर फाइंड करना है। पावर फैक्टर के लिए P/S फार्मूला होता है हमारे पास, और पावर फैक्टर हम कोशिश करते हैं कि नियरेस्ट टू द वन, मतलब कि वन के बिल्कुल करीब करीब हो। तो जैसे जैसे ये हमारा पावर फैक्टर वन के करीब होता है, इसकी रेंज होती है 0 से 1 तक, वन के करीब होता है तो हमारा जो सर्किट है उसकी एफिशिएंसी मैक्सिमम होती है। अगर ये 0.6 से नीचे चला जाए तो हमारे जो सर्किट में इंडक्टिव लोड है वो ज़्यादा हो जाता है, और हमारा जो सर्किट है वो आइडियली बिहेव नहीं कर सकता, उसकी जो एफिशिएंसी है वो अफेक्ट होती है। हमने थ्योरेटिकल वैल्यूज़ फाइंड करने के बाद उसे हार्डवेयर पे इम्प्लीमेंट किया। इम्प्लीमेंट करने के बाद हमारे पास ये कुछ वेव शो होगी। हमने ऑसिलोस्कोप यूज़ करने से पहले उसे अच्छे से कैलिब्रेट करना है। अगर उसे हम अच्छे से कैलिब्रेट नहीं करते तो हमारे पास जो वेव्स आ रही होती हैं उनका एम्पलीट्यूड हमें कम नज़र आ रहा होता है, और उसकी वजह ये होती है कि इसमें कुछ ह्यूमन एरर्स भी आते हैं, क्योंकि जब हम इसे अच्छे से कैलिब्रेट नहीं करते और इसकी ट्यूनिंग सही नहीं करते तो फिर हमारे पास जो है वो इस ऑसिलोस्कोप के इंटरनली कुछ फैक्टर्स इसमें ऐड अप हो जाते हैं, जो जो वेव हैं उसे ओरिजिनल वेव शो करने की बजाय कुछ रैंडम वेव्स जनरेट कर रहा होता है। तो इसलिए इसे कैलिब्रेट करना बहुत ज़रूरी है फर्स्टली। और फिर उसके बाद हमने इसे मल्टीसिम पे भी अप्लाई करके देखा कि ये जो हार्डवेयर पे वैल्यूज़ आ रही हैं वो उससे मैच कर रही हैं या नहीं कर रही। या फिर अगर आप मल्टीसिम पे नहीं करते तो आप सॉफ्ट पे भी कर लेते हैं और फिर हार्ड पे करते हैं तो एनफ है। फिर अब ये हमारे पास कैलकुलेशंस है इसकी सिंपल कि हमने इसमें क्या चीज़ किस तरह फाइंड आउट की। फिर उसके बाद हमने प्रैक्टिकल वैल्यूज़ फाइंड की, फिर इसका हमने कंपैरिजन टेबल बना लिया सारी वैल्यूज़ का। उसके बाद हमने क्वेश्चन जो गिवन था कि रियल पावर फाइंड करें, रिएक्टिव पावर फाइंड करें और अपेरेंट पावर फाइंड करें। रियल पावर का फार्मूला हमें पता है VI × cos थीटा होता है। VI हमने फाइंड कर लिया था, और cos थीटा, थीटा हमारे पास जो है वो एंगल होता है जिसे हम P/S से फाइंड करते हैं। P/S से फाइंड, ये हमारे पास होता है cos थीटा की वैल्यू। जब हम इससे थीटा फाइंड करते हैं तो हम क्या करते हैं, cos इनवर्स ले लेते हैं P/S का, तो हमारे पास एंगल आ जाता है थीटा। और उसके बाद हमारे पास कुछ मज़ीद क्वेश्चन है कि आप इसकी पावर ट्रायंगल ड्रा करें और ये बताएं कि जो हमारा पावर फैक्टर आ रहा है वो लीडिंग है या लैगिंग है। जब हमारा पावर फैक्टर 0.6 से कम आ रहा होगा तो हमारा जो पावर फैक्टर है वो लैगिंग होगा, और उसका जो बिहेवियर होगा वो इंडक्टिव होगा। फिर इसके बाद हमें ये सारा सब परफॉर्म करने के बाद हमने जो ओवरऑल इस लैब में सीखा होगा उसका कंक्लूजन दे देना है जस्ट। ये सब कुछ हमने लैब नंबर 6 में किया है, और लैब नंबर 5 भी एज इट इज़ लैब नंबर 6 की ही तरह है। उसमें हमने इंडक्टर की जगह कैपेसिटर यूज़ करना है, और बाकी सारा जितना भी प्रोसीजर है वो सेम ही है। लैब नंबर 5 में भी हमारे पास वही सेम टर्म्स यूज़ हो रही हैं, लेकिन इसमें ये है कि हमारे पास जो एक्सरसाइज है उसमें वैल्यूज़ डिफरेंट है। उसमें हमने जो गिवन वैल्यूज़ थी वो 47 मिली हेनरी थी, और इसमें हमारे पास जो कैपेसिटर यूज़ हो रहा है वो 22 माइक्रोफैरड यूज़ हो रहा है, और रजिस्टर जो है वो 27 ओहम। फ्रीक्वेंसी हमने इंडक्टर के केस में 500 रखी थी, और अब हम 50 हर्ट्ज़ रखते हैं। हमने पहले LC सर्किट पहले हमने LR सर्किट बनाया था, और अब हम CR सर्किट बनाएंगे, मतलब कि कैपेसिटर रेजिस्टर। और इसके अगेंस्ट हमने पावर ड्रॉप फाइंड करना है, कितनी पावर जो है वो कंज्यूम हो रही है। इसके अलावा पावर फैक्टर फाइंड करना है, पावर ट्रायंगल बनानी है। ये सारे प्रोसीजर्स सेम जो हमने प्रीवियस लैब परफॉर्म की थी उसी का ही है, और ये इसका सर्किट मल्टीसिम पे है, ठीक है। ये इसके रिजल्ट्स कैलकुलेशन है थ्योरेटिकल। फिर उसके बाद ये प्रैक्टिकल जो वैल्यूज़ हमने फाइंड आउट की थी वो आ गई। दैन इसका कंपैरिजन टेबल आ गया
फिर क्वेश्चन आ गया कि इसकी पावर फाइंड करें। पावर का वही रियल पावर P इज इक्वल टू वी आई कॉस थीटा, रिएक्टिव पावर वी आई साइन थीटा, अपेरेंट पावर जो है वो P स्केयर प्लस क्यू स्केयर इंटू वन होल पावर 1/2 या P स्केयर प्लस क्यू स्केयर का अंडर रूट। ठीक है, तो हमारे पास ये पेरेंट पावर आ जाएगी। जब हमने अब पावर फैक्टर फाइंड करना है, पावर फैक्टर फाइंड करने के लिए P/S करते हैं और देन ये हमारे पास वैल्यू जो है वो एक डेसिमल वैल्यूज़ आ जाती है जो कि ये रिप्रेजेंट करती है कि ये इंडक्टिव है ओवरऑल या कैपेसिटिव है, और इसकी जो ओवरऑल पावर जो है वो एफिशिएंटली वर्क कर रहा है ये सर्किट हमारा या नहीं कर रहा। तो अगर ये हमारे पास 1 के करीब करीब होगी वैल्यू तो हमारा जो सर्किट है वो आइडियली बिहेव कर रहा होगा, लाइक 0.999 आ रहा है, तो ये एक आइडियल सर्किट है। मतलब कि इतनी 0.9 नहीं होती। अगर आप ट्रांसफार्मर का केस भी देख लें तो उसमें भी 0.8 ही पावर फैक्टर यूज़ हो रहा होता है, और ये जब 0.6 को अप्रोच करता है तो उसके बाद हमारे पास जो मैक्सिमम ड्रॉप आ रहा होता है वो इंडक्टर के क्रॉस आ रहा होता है। देन हमारा जो सर्किट होता है उसकी एफिशिएंसी इफेक्ट हो जाती है, वो ज़्यादा एफिशिएंट नहीं रहता। सो हम क्या करते हैं, अपने सर्किट को इस तरह डिज़ाइन करते हैं कि उसका जो पावर फैक्टर है वो 0.9 से 0.99 या 1 के करीब करीब हो। 1 से ऊपर तो जा नहीं सकता क्योंकि पावर फैक्टर की जो रेंज है वो 0 से 1 है। तो अगर हमारे पास इंडक्टिव लोड हो, ओवरऑल जो सर्किट का बिहेवियर हो वो इंडक्टिव हो, तो दैन हम क्या करते हैं, एक कैपेसिटर लगा के उसकी जो इंडक्टिव लोड है उसे हम कन्वर्ट कर देते हैं कैपेसिटर के साथ। तो फिर हमारा जो ओवरऑल सर्किट का बिहेवियर हो जाता है वो दैन आइडियल को अप्रोच कर जाता है। इस तरह वैसे नॉर्मली होता कभी भी नहीं है ऐसा है कि हमारे पास जो सर्किट का बिहेवियर हो वो कैपेसिटिव हो और उसे हम इंडक्टिव में कन्वर्ट करें, यानी कि उसके साथ एक इंडक्टर लगा दें तो हमारा सर्किट आइडियल की तरफ चला जाए। ऐसे इंडक्टर के केस में नहीं हो सकता क्योंकि जो कैपेसिटर है, कैपेसिटर से इतना सर्किट पे इफेक्ट नहीं पड़ सकता। देखें हमारे पास ये सर्किट था कैपेसिटर और रेजिस्टर के क्रॉस, तो इसका जो पावर फैक्टर आ रहा है वो 9 आ रहा है, 0.9, जबकि हमने लैब नंबर 6 में देखा था। लैब नंबर 6 में हमारे पास जो पावर फैक्टर है उसकी वैल्यू आ रही थी 0.63। अगर हम इसे ओवरकम करें तो इसके साथ हम क्या करते हैं, एक पैरेलल में कैपेसिटर लगा देते हैं इंडक्टर के साथ, देन जो है वो हमारा पावर फैक्टर जो है वो करेक्ट होके 1 के करीब करीब चला जाता है या इससे जो है अच्छा हो जाता है। मतलब 0.63 आ रही है तो हमारी वैल्यू जो है वो 0.89 इस समथिंग इस तरह कुछ आ जाएगी, जो कि रिएक्टिव पावर यानी कि जो लॉसेस हो रहे हैं पावर, रिएक्टिव पावर हम कोशिश करते हैं कम से कम ही हो। तो लॉसेस को ओवरकम करने के लिए हम उसका पावर फैक्टर 1 के करीब रखते हैं। देन फिर हमने इसकी पावर ट्रायंगल ड्रा की। पावर ट्रायंगल में ये कैपेसिटर लगा हुआ था तो कैपेसिटर का जो एंगल है वो नेगेटिव आता है क्योंकि वो उसमें वोल्टेज जो है वो 90 डिग्री लैग कर रहे होते हैं और इंडक्टर में 90 डिग्री लीड कर रहे होते हैं। कैपेसिटर के केस में लैग करते हैं और इंडक्टर के केस में लीड करते हैं। तो इसलिए हमने जो कैपेसिटर का पावर ट्रायंगल बनाई है वो फोर्थ क्वाड्रेंट की तरफ बनाई है, और इसमें हमारे पास एस जो है अपेरेंट पावर है, पी हमारे पास रियल पावर है और क्यू रिएक्टिव पावर है। जबकि हम अपनी इंडक्टर के केस में देखें तो हमारे पास ये इस तरह आ रही है, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में इसका जो पावर ट्रायंगल है वो बन रहा है। और नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि इसमें जो पावर फैक्टर है वो लीड कर रहा होगा या लैग कर रहा होगा। तो इसमें जो पावर फैक्टर है वो लीड कर रहा होगा क्योंकि जो इसका पावर फैक्टर है 0.9 है, तो जो 0.6 से ऊपर जो भी है वो कैपेसिटिव होता है, और कैपेसिटर में हमारे पास जो वोल्टेज से करंट है वो लीड कर रहा होता है। तो एज इट
ये हमारा जो ओवरऑल सर्किट का बिहेवियर होगा वो कैपेसिटिव होगा, और कैपेसिटर में हमारे पास जो पावर फैक्टर आता है वो मोर देन 0.6 ही आता है। और एट द एंड जो आपने लैब में परफॉर्म किया, सीखा, उसका कंक्लूजन